हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का F24 क्लासेस चैनल पर। तो देखिए स्टूडेंट, आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्लास 10 में हैं और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में 95% मार्क्स लाना चाहते हो तो आप सभी लोगों को सबसे पहले प्रत्येक सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग टोटल 95% बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में लाना चाहते हो तो इससे पहले आप लोगों को सभी सब्जेक्ट में 95+ लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका 95% बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो देखिए, आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं सभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बोर्ड परीक्षा में आप सभी से एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। किसकी बात करेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जो बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। हम आप सभी लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ कराएंगे। आप चैनल पर बस सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, बस आपसे यही कहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए समय नहीं गवाते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, हम निर्देश को पढ़ते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2025 में हम सभी लोग 70 में 70 लेकर के चलेंगे कि हमें फुल आउट ऑफ फुल बोर्ड एग्जाम में अपना जो पेपर है वो करके आना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेहतर तैयारी करनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं निम्न महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। इन सभी क्वेश्चन को आपको अपने जो भी आपके पास बुक वगैरह, कॉपी वगैरह है, उसमें आप इन क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है कि किसी गोली दर्पण, ठीक है आप पढ़िएगा, क्वेश्चन है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी प्रत्येक 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा होगा? ठीक है, मतलब कि भाई यहाँ पर आपसे कह रहा है कि फोकस दूरी जो है प्रत्येक की 15 सेंटीमीटर है। एक गोली दर्पण है और दूसरा पतला गोली लेंस है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोनों अवतल होंगे। क्या होंगे? दोनों अवतल होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर क्या लगाएंगे? टिक लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूरा का पूरा सही क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, सेकंड नंबर क्वेश्चन की, कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो कब सत्य होते हैं? तो केवल अपवर्तन के लिए, कि केवल उत्तल दर्पण के लिए, कि केवल समतल दर्पण के लिए, या फिर इन सभी के लिए? ठीक है, तो देखिए राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, बताइएगा क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? कि प्रकाश के जो परावर्तन के जो नियम होते हैं किसके लिए शुद्ध होते हैं? प्रकाश का परावर्तन केवल अवतल दर्पण के लिए, कि केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए? तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि देखिए उत्तल दर्पण के लिए भी जो ये नियम होते हैं वो लागू होते हैं, समतल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, प्रकाश का जो परावर्तन के जो नियम होते हैं वो आप सभी लोगों के केवल अवतल दर्पण के लिए लागू होते हैं। किसके लिए? अवतल और उत्तल के लिए लागू होते हैं। तो देखिए यहाँ पर केवल अवतल दे रखा है, केवल उत्तल दे रखा है और समतल दर्पण भी दे रखा है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इन सभी में। क्या हो जाएगा? इन सभी में, मतलब कि अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, तीनों में ये नियम लागू होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड की, कि एक लेंस की क्षमता माइनस का 2.5 डायोप्टर है। कितनी है? माइनस का 2.5 डायोप्टर है। तो आप लोगों को लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बतानी है। क्या बतानी है? लेंस की आपको फोकस दूरी बतानी है और लेंस की प्रकृति आप लोगों को बतानी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आप सभी लोगों को इसका फार्मूला पता होगा कि P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 1/F। आप सभी लोगों को ये फार्मूला पता होगा, अगर नहीं पता तो देख लीजिए। P बराबर 1/F होता है। इस फार्मूले के जरिए आप सभी लोग क्या कर सकते हो? यानी जो हमारी क्षमता होती है, इसी को हम प्रकृति भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और ये जो दर्पण होगा वो आपका अवतल हो जाएगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन है 4 नंबर की, एक प्रकाश किरण जो कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो आप सभी लोगों को परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो परावर्तन कोण का मान क्या ज्ञात करना है? कह रहा है कि जो प्रकाश किरण है वो अवतल दर्पण पर आपतित होती है और वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। ठीक है, तो बताइएगा बिल्कुल बीचों बीच आपतित हो रही है। ठीक है, 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है,
और वापस फिर चली जाएगी, वहीं से पढ़ेगी फिर वापस वहीं से चली जाएगी। तब जब कोई कोण ही नहीं बनेगा तो कोण कौन सा होगा? 0 डिग्री होगा। कौन सा डिग्री होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई प्रकाश किरण है जो कि अवतल दर्पण पर पड़ती है और कह रहा है वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन कोण का मतलब होता है वापस जब लौट करके जाएगी तो भैया वो 0 डिग्री का एंगल बनाती हुई निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के, ठीक है, ये वास्तु नहीं होगा, वस्तु कह रहा है। ठीक है, तो किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, ठीक है, वस्तु का जो आकार का, वस्तु के ही आकार का वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो उस स्थिति में वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी? ठीक है, आप कंडीशन को देख सकते हो कि कंडीशन सबसे पहली है कि अवतल दर्पण है, दूसरी कंडीशन है कि भैया वो जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है, साथ ही साथ उल्टा बनता है। ठीक है, 3 से 4 कंडीशन दे रखी हैं। तो फिर उस हिसाब से जो वस्तु होगी वो कहाँ पर रखी होगी? तो वस्तु आप सभी लोगों की ऑप्शन नंबर 3 पर रखी होगी, यानी वक्रता केंद्र पर रखी होगी। बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे, फोकस F पर रखी होगी, कि फोकस तथा वक्रता केंद्र C के बीच में रखी होगी, कि वक्रता केंद्र के आगे रखी होगी। लेकिन इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का क्या होगा? वक्रता मतलब कि फोकस पर रखी होगी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, ठीक है, आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? और सभी लोगों से मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी पर मैं वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाता चलूँगा ताकि आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करो। ठीक है, कैसे तैयार करोगे? अच्छे से तैयार करोगे। तो इन प्रश्नों पर मैं वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाता चलूँगा, आप लोग इनको अच्छे से तैयार करते चलना बस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 की, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, की 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, की 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, की 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, तो देखिए आपको जो प्रयोग करना है वो प्रयोग करना है 5 सेंटीमीटर की दूरी का कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। क्योंकि भैया उत्तल लेंस में क्या होता है, यहाँ पर देखिए किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, ठीक है, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस प्रयोग करना है। ठीक है, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? उत्तल लेंस पसंद करेंगे कि अवतल लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, कि आपको ये कमेंट करना है कि जो अवतल लेंस होता है वो आप सभी लोगों के छोटे अक्षरों को पढ़ने में मदद करता है कि बड़े अक्षरों को मदद करता है पढ़ने में। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो पीछे जो गाड़ी बड़ी सी होती है उसको छोटा करके दिखाता है। ठीक है, वो कौन सा लेंस होता है? वो अवतल लेंस होता है। ठीक है, बड़ी गाड़ी को छोटा कर देता है, वो अवतल लेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग होगा जो कि बड़ी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। तो अवतल लेंस किस प्रयोग में आता है? तो अवतल लेंस क्या होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी लेंस की क्षमता, सभी के सभी आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, तो किसी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? मीटर होती है, कि प्रति मीटर होती है, कि मीटर प्रति सेकेंड होती है, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को इसका राइट ऑप्शन भी बताना है कि राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रति मीटर। यानी किसी लेंस की क्षमता की जो इकाई होती है वो होती है प्रति मीटर। 9 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कह रहा है कि किसी वस्तु का, ठीक है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का
आवर्धित, कैसा प्रतिबिंब, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, प्रतिबिंब हमारा बनता है काल्पनिक और कैसा बनता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब को केवल कल्पना की जा सकती है। ठीक है, उसको टच नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसा प्रतिबिंब कब बनता है, कहाँ पर होनी चाहिए वस्तु, किस मतलब कौन सा लेंस होना चाहिए, तो ऐसी दृष्टि में हमारा उत्तल लेंस और अवतल दर्पण होना चाहिए। कौन सा लेंस होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए और अवतल दर्पण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग बिल्कुल सही टिक लगा लोगे, एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन पर आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगा लोगे। ठीक है भाई, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे कि आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस किस चीज़ के प्रयोग में आता है, तो इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए आप लोग। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको लिए लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलिए बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी लोगों का दे रखा है कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस कहाँ होगा, वह जो बिंदु है वो लेंस में कहाँ पर होगा। मतलब कि कोई प्रकाश किरण है किसी लेंस के भीतर जाती है, ठीक है, और बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। ठीक है, वह बिंदु कहाँ पर होगा, तो वह बिंदु आप सभी लोगों का प्रकाशिक केंद्र सी होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा, जिससे जो प्रकाश किरण होती है वो बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रतिबिंब मतलब कि जो प्रतिबिंब बनना है वो किसके द्वारा बनना है, वो अवतल दर्पण के द्वारा बनना है। और कैसा बनना है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने दिख रहा है, कमेंट करके आप सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दर्पण आप सभी लोगों का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग इस क्वेश्चन पर लगा लीजिए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक दर्पण किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक दर्पण जो है किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो दर्पण आप सभी लोगों को याद रख लेना है कि वो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो 2 तरीके का प्रतिबिंब हो सकता है। कैसा प्रतिबिंब होगा भाई, तो वो आप लोगों का प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा कि या तो आप सभी लोगों का समतल दर्पण होगा, ठीक है, या तो आप लोगों का उत्तल दर्पण होगा, या तो समतल या उत्तल होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 लगा लीजिए, समतल और उत्तल। क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो भी हमेशा आप सभी लोगों का देखते होंगे कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जो कि पर्दे के पीछे प्राप्त होता है, पर्दे पर प्राप्त होता है। ठीक है, और जो समतल दर्पण पर होता है वो भी आप सभी लोगों का सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सदैव सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है और अपवर्तन कोण का मान, ठीक है, अपवर्तन कोण का जो मान है वो कह रहा है आपतन। ये देखिए आपतन आप सभी लोगों का लिखा होगा यहाँ पर आपतन, तो आप लोग आपतन लिख लीजिए। कह रहा है कि आपतन कोण, जो आपका आपतन कोण होता है, आपतन कोण से कम होगा यदि किरण गुजरती है। तो देखिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कोई प्रकाश किरण जब किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, यानी एक जगह से घुसे और दूसरी जगह निकल जाए, तो ऐसा माध्यम होना चाहिए। तो पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है तो अपवर्तन कोण का जो मान होता है वो आपतन कोण से अधिक होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाएगी। किस माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। इसको सेकंड नहीं सघन कर लो, ठीक है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो विरल माध्यम से किस माध्यम में, सघन माध्यम में जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, और इससे पहले इस क्वेश्चन पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों का है 14 नंबर, कि आभासी सीधा तथा वर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। तो वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना होगा, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। कहाँ पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में जब हम वस्तु को रखेंगे तो आप सभी लोग देखिएगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वह आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कैसा, आवर्धित। और किस दर्पण की बात, लेंस की बात कर रहा है, तो उत्तल लेंस की बात कर रहा है। किसकी, उत्तल लेंस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की।
क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करता हूं और क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है ना। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है तो जो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होगा यदि किरण गुजरती है। तो देखिए ये भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने आ चुका है। तो इसका राइट ऑप्शन सघन माध्यम से विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बताया था कि जो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विपरीत क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रकाश किरण है वो पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। यहाँ पर जो अपवर्तन कोण का जो मान है वो आपतन कोण से कैसा है, अधिक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो अपवर्तन कोण का मान है वो आपतन कोण से कैसा है, वो अधिक है। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो अपवर्तन कोण का जो मान है वो आपतन कोण से कैसा है, कम है। कैसा है, कम है। और जब कम होगा तो जो किरण होगी वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, और अगर अधिक होगा तो किरण जो होगी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। किस माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वह और क्या दे रखा है, वह साथ ही साथ आकार दे रखा है, ये आकार में छोटा बनेगा। तो जब हम लोग दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा और आकार में छोटा बनेगा, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा दर्पण होगा वो अवतल होगा। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको 101% एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक, जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो अधिकतम होता है हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए, कि लाल रंग के लिए, कि बैंगनी रंग के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी लोगों को बहुत बार बता चुका हूं कि जो कांच का जो अपवर्तनांक अधिकतम होता है वो किस रंग के लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए होता है। किस रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए। तो इसको आप लोग बिल्कुल सही लगा लेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इस पर आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट भी टिक लगा लो क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक बने और समान आकार का प्रतिबिंब बने, तो प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाएगा। लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाएगा, ठीक है, कि कहाँ पर रखा जाएगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखा जाएगा कि अनंत पर रखा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, ठीक है, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर लगा लीजिए। टिक बिल्कुल सही हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन सेकंड, कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर इसको हम लोग रखेंगे, तब जा करके हमको क्या मिलेगा, प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है उत्तल दर्पण से बनने वाले, उत्तल दर्पण से, दर्पण है हमारा उत्तल, तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो हमेशा इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अधिकतर केस में तो वो आभासी होती है और सीधा प्राप्त होता है। ठीक है, आभासी प्राप्त होता है और सीधा प्राप्त होता है अगर उत्तल दर्पण की बात करता है तो। ठीक है, कैसा प्राप्त होता है, आभासी प्राप्त होता है और सीधा प्राप्त होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ये आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं और इस पर वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना साथ ही साथ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। तो देखिए चंद्रमा से देखने पर आकाश जो दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। कैसा, काला दिखाई देता है, नीला नहीं दिखाई देता, काला दिखाई देता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त कौन सी है। तो बताइए आवश्यक शर्त कौन सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। ठीक है, और इसमें से कोई एक आपका राइट ऑप्शन है जो कि आपको बताना है कि भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सी इसमें से शर्त सही है।
तो जो प्रकाश किरण है वो हमारी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारा हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर 21 नंबर तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी लोगों को टॉपर बना करके छोड़ेंगे। अगर आपको टॉपर बनना है 2025 बोर्ड एग्जाम का, टॉपर मतलब कि आपको 95 प्लस मार्क्स लाना है साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में, तो आप सभी लोगों को इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करना होगा। ठीक है, जो कि आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी लोगों का दे रखा है कि इससे मतलब नहीं है कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, संभवतः दर्पण होगा। तो देखो भाई, अगर आपका जो दर्पण है वो हमेशा सीधा दिखाई देता है, इससे मतलब ही नहीं हम कहाँ पर खड़े हैं, तो आप सभी लोगों को एक बात याद रखना है कि वो हमारा केवल समतल दर्पण ही होगा। ठीक है, हमारा कैसा दर्पण होगा? केवल समतल दर्पण ही होगा। कि हमेशा मतलब आप लोग खुद सोचिए कि मैं जब शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो हमेशा जो आपका जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा दिखाई पड़ता है, चाहे आप कितनी भी दूरी पर क्यों ना खड़े हों, वो हमेशा सीधा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समतल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सी ऐसे केस में होता है कि आप लोग उत्तल दर्पण में भी खड़े होगे तो आपको सीधा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब जो उत्तल दर्पण किस में लगा होता है, तो उत्तल दर्पण जो लगा होता है वो आप सभी लोगों को किस में देखा जाता है? उत्तल दर्पण, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें भी उत्तल दर्पण लगा होता है जो आप लोग कुछ चीज़ों को बड़ा करके देखते हो। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल, ये टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात करता हूँ, तो 23 क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य श्वेताब प्रतीत होता है, सूर्य श्वेताब प्रतीत होता है, तो सूर्य श्वेताब कब श्वेताब, ठीक है, श्वेताब लिखा है, तो पूछ रहा है कि सूर्य जो होता है वो श्वेताब कब प्रतीत होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या दे रखा है कि सूर्योदय से काफ़ी पूर्व, यानी सूर्य उदय से काफ़ी समय पहले, कि सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय, कि सूर्य दोपहर के समय, कि सूर्यास्त के काफ़ी समय बाद में। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोगों का जो सूर्य होता है वो श्वेताब प्रतीत होता है दोपहर के समय। कब, कितने समय? दोपहर के समय पे। तो इसको बिल्कुल आप लोग सही लगा लीजिए इस ऑप्शन को। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? तो न्यूनतम विचलन जो होता है वो आप सभी लोगों का लाल रंग के लिए होता है। किस रंग के लिए? लाल रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 की समान आंख के लिए दूर बिंदु होता है। तो समान आंख के लिए, यानी कि ऐसी आंख जो बिल्कुल स्वस्थ आंख हो, तो उसके लिए दूर बिंदु होता है अनंत। क्या होता है? दूर बिंदु अनंत होता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ नेत्रों के लिए निकट बिंदु कौन सा होता है? तो स्वस्थ नेत्रों के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। ये सारे के सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से VIMP क्वेश्चन है जो एग्जाम 2025 में आपको आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि जो दूरदृष्टि दोष होता है इसके कारण जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है? तो इसके कारण जो प्रतिबिंब होता है वो आप सभी लोगों का कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है, कि रेटिना पर, कि नेत्र लेंस पर बनता है। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ पर? रेटिना के पीछे पर बनता है। तो इसको आप लोग बिल्कुल सही लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए कि निकट दृष्टि दोष के कारण, किस दृष्टि दोष के कारण? निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को कौन सा चश्मा प्रयुक्त करना चाहिए? निकट दृष्टि दोष है मतलब कि उसे निकट की वस्तुएं तो दिखाई दे रही हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसे हमेशा कौन सा लेंस प्रयोग करना होता है अपनी आंखों में? मतलब कि भैया उसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। कौन सी वस्तुएं? दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो आप सभी लोगों को अनंत तो बताना है कि कौन सा लेंस उसको अपनी आंखों में प्रयोग करना चाहिए। तो आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि अवतल लेंस जो है वो प्रयोग करना चाहिए। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंख में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो मात्रा होती है, ठीक है, इसको जो आप लोगों का नियंत्रित करता है वो कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, तो इसको पुतली नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है? पुतली। चलिए इस यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, पश्चिमाभी पेशियाँ दे रखा है, नेत्र लेंस दे रखा है। अगले ऑप्शन को देखते हैं, हो सकता हो दे रखा हो।
तो यहाँ देखिए पुतली आप लोगों का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आप सभी को दिख रहा है, तो ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? कार्निया पर बनता है कि आइरिस पर बनता है कि पुतली पर बनता है कि रेटिना पर बनता है? तो मानव नेत्र द्वारा यानी आँखों के द्वारा, जब आँखों से किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पर बनता है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि वो आप सभी लोगों का रेटिना पर बनता है। कहाँ पर? रेटिना पर बनता है। कहाँ पे? रेटिना पे बनता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अभिनेत्र लेंस, जो हमारा अभिनेत्र लेंस होता है, तो इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पुतली द्वारा कि दृष्टपटल द्वारा कि परितारिका द्वारा कि पश्चिमावी पेशियों द्वारा। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी की बात कर रहा है। किस लेंस की किसकी बात कर रहा है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी की बात कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोगों को हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, परितारिका या फिर पश्चिमावी पेशियाँ। तो आप लोग पश्चिमावी पेशियों पर टिक लगा लोगे, ऑप्शन नंबर 3 पर बिल्कुल सही लगा लोगे। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई, चालक के पदार्थ का घनत्व, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की चालक का आकार पर। तो जो आप सभी लोगों का विद्युत चालक होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर करता है? और ये देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चालक के आकार पर। किस पर? चालक के आकार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला, जिसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, तो वह पदार्थ कहलाता है चालक, अर्धचालक, अतिचालक की विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी, एक मिनट रुकिए, इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोगों को देखते हैं क्या होगा। 33 मुझे लग रहा है कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत अतिचालक, विद्युत रोधी, कोई एक इसमें से राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का होगा। ठीक है, अत्यधिक, बिल्कुल सही ऑप्शन पर मैं टिक लगा रहा था। विद्युत रोधी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक लगा लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की कि किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर, किसी विद्युत केतली में, ठीक है, कोई विद्युत रोधी केतली है, ठीक है, कोई चीज़ है, उसमें धारा का मान हम 3 गुना कर देते हैं तो केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। अगर 3 गुना है तो 9 गुनी हो जाएगी। कितनी? 9 गुनी। तो 9 गुनी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब आप सभी लोगों को 3 गुना कर देना है कुल मिलाकर। ठीक है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को टाइगुन कर दिया जाता है, परिपथ में धारा हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी परिपथ की बात कर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें धारा जो हो जाएगी वो 1/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/3 यानी 1/3 हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं 35 नंबर तक क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आए होंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच में ग्राफ कैसा होता है? बहुत बार बताया, सरल रेखा। कैसा बड़ा ग्राफ होता है? एकदम सरल रेखा प्राप्त होती है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध कैसा होता है? तो विद्युत प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, कभी घटता है, कभी घटता है कि घटता है कि बढ़ता है। ठीक है, तो बताइए कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध में कमी आती है, क्या होता है? ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और ऐसे क्वेश्चन को मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ कि जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कि प्रतिरोध के समांतर क्रम समायोजन में समान होता है। तो प्रतिरोध के समांतर क्रम समायोजन में क्या समान होता है? धारा समान होती है। समांतर क्रम समायोजन में धारा समान नहीं होती है। विभवांतर समान होता है कि आवेश? तो विभवांतर मेरे हिसाब से समान होता है, तो इस पर आप लोग टिक लगा लीजिए। ठीक है, तो इसको आप लोग टिक लगा लीजिए। प्रतिरोध के समांतर क्रम में समान होता है विभवांतर, तो इसको विभवांतर पर बिल्कुल टिक लगा लेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक गतिमान आवेश, ठीक है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र कि चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक गतिमान आवेश है। कैसा आवेश है? तो एक गतिमान आवेश है, और जो क्या उत्पन्न करता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र। इसको आप लोग टिक लगा लेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 की धारावाही वृत्ताकार कुंडली में पैरों की संख्या, कुंडली में पैरों की संख्या 9 गुना बढ़ने पर, n गुना यानी कि n गुना बढ़ा देते हैं, यानी n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो फिर से समझिए, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में पैरों की संख्या को n गुना बढ़ा देते हैं, कितनी गुना, संख्या को n गुना बढ़ा देते हैं, तो कुंडली के केंद्र पर बीचों बीच चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा। तो बीचों बीच जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा आप सभी लोगों का n स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। इस पर बिल्कुल अच्छे से n गुना बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, n गुना बढ़ जाता है, n स्क्वायर नहीं n गुना बढ़ जाता है। तो n स्क्वायर काफ़ी लोग टिक लगाए होंगे, मुझे भी लग रहा था, लेकिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा n गुना बढ़ जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि एक धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और इस प्रकार करने वाले चुंबकीय बल की दिशा दी जाती है। मतलब इस पर किस प्रकार से चुंबकीय बल की दिशा दी जाती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, किसके अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये सदैव समांतर रहती, तो एक दूसरे को नहीं काटती, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और भी ऑप्शन होंगे लेकिन इसका राइट ऑप्शन यही होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि एक बिंदु पर मिलती हैं कि एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, तो इस दोनों गलत हो जाएंगे। दो मतलब कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। ठीक है, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसको, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है, किसको, चुंबकीय क्षेत्र को। तो भैया जब धारावाही चालक के कारण एक समान, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। अच्छा, तो भैया हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, किसका लेते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी लोगों का। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी होती है। तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न होता है, जनित्र से। किससे, विद्युत जनित्र से। वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग टिक लगा लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि लघु पतन के कारण, मतलब कि हमारा जो मतलब लघु पतन का मतलब जो तार है वो काफ़ी लंबा है, तो लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है। बहुत लंबा चौड़ा तार ले लिया है, तो उस कंडीशन में जब हम बल्ब जलाएंगे तो धारा मतलब किसी विभवांतर को लगाएंगे और धारा फ्लो करेंगे, धारा को बहाएंगे, तो धारा का मान कैसा हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है। कैसा हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है। तो फाइनली इस तरीके से देखिए आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी लोगों को क्लास 10 साइंस के, ठीक है, मैंने आप सभी लोगों को क्लास 10, तो फाइनली इस तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को क्लास 10 साइंस के टोटल 45 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो आप सभी को बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से जरूर तैयार करने हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम में 101% देखने को मिलेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।